हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन शर्मा और हमने आरसीसी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। भाई मटेरियल्स की क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देख लिया कि आरसीसी कंक्रीट के अंदर कौन कौन से मटेरियल डालते हैं। एक तो सीमेंट हो गया, बाइंडिंग मटेरियल, और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, ठीक है ना। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं रिलेटेड टू आरसीसी। एक है IS 456/2000। IS 456/2000 कोड जो है हमें बताता है प्लेन एंड आरसीसी कंक्रीट की डिज़ाइन के बारे में। क्या बताता है कि BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसने क्या किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बेसिस पे गाइडलाइंस दी हैं प्लेन और आरसीसी कंक्रीट के डिज़ाइन के लिए। जब हम प्लेन और आरसीसी कंक्रीट डिज़ाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमें, बीम जब हमें बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कितना सरिया डलना है, मिनिमम सरिया कितना है, मिनिमम नॉमिनल कवर कितना रखेंगे, मिनिमम इफेक्टिव कवर कितना रखेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं इस वाले कोड में IS 456/2000। जब हम पूरा आगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड डिस्कस करेंगे तो ये यूज़ होगा, ठीक है। एक कोड होता है IS 875। इस IS 875 के अंदर डिज़ाइन लोड्स के बारे में गाइडलाइंस है। जब हम डिज़ाइन करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर के कंक्रीट के एलिमेंट्स को, तो हम 875 में दिए हुए डिज़ाइन लोड्स की हेल्प लेकर उसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। तो एज अ गाइड है ये दोनों कोड, ये दिए हैं BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, ठीक है। उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट की दूसरी प्रॉपर्टी वर्केबिलिटी के बारे में। तो वर्केबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो वर्केबिलिटी में देखो वर्ड छुपा हुआ है वर्केबल। वर्केबल का मतलब है वर्केबल मीन्स जिसपे आसानी से काम किया जा सके, ठीक है ना। तो कंक्रीट को हम कैसा चाहते हैं, हमेशा से कंक्रीट से हम क्या बनाना चाहते हैं, बीम बनाना चाहते हैं। कंक्रीट से हम स्लैब बनाना चाहते हैं, कंक्रीट से हम कॉलम बनाना चाहते हैं। तो कंक्रीट का जो पेस्ट होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, वो इस तरीके का होना चाहिए कि जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, आसानी से सांचों में डाला जा सके, ताकि हम जितनी हमारी रिक्वायर्ड साइज है, जितनी डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसी शेप में हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर, कंक्रीट का एलिमेंट हमें मिल जाए। इसका मतलब क्या है, कंक्रीट वर्केबल होना चाहिए। मतलब क्या है इसका कि कंक्रीट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए कि उसका ऐसा पेस्ट बन जाए कि उसे हम किसी भी शेप में डालें, ठीक है ना, तो वो उसकी शेप ले ले। समझ में आ गई बात। तो द ईज विथ विच, तो क्या होती है वर्केबिलिटी, द ईज विथ विच कंक्रीट पेस्ट और मिक्स can be transported and placed okay, placed in position. The ease with which concrete paste can be transported and placed in position as per required dimension और shape, इसको बोलते हैं वर्केबिलिटी। ओके, तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर कंक्रीट के पेस्ट में बिल्कुल ही कम पानी होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही हार्ड लाइक होगा, तो उसको किसी भी शेप में डालना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे हम, तो थोड़ा सा वो और ज्यादा पेस्टी हो जाएगा, ठीक है ना।
वर्केबल हो जाएगा, और पानी डालेंगे और वर्केबल हो जाएगा। तो अगर और पानी डालेंगे तो क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना, फैलने लगेगा वो। तो हमें ज्यादा भी पानी नहीं चाहिए और कम भी पानी नहीं चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी चाहिए जिससे कि हम कंक्रीट को उसकी पोजीशन पे पहुंचा सके, ठीक है। अब वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट किस लिए होता है भाई, स्लम्प टेस्ट होता है वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए स्लम्प टेस्ट होता है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ ये टेस्ट कैसे करते हैं। स्लम्प टेस्ट, जब आप कभी साइट पे जाओगे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जब कभी आप साइट पे जाओगे तो वहां पे जब भी कंक्रीटिंग का प्रोसेस हो रहा होगा तो वहां पे स्लम्प कोन रखा होता है। तो स्लम्प कोन किस तरीके का होता है, स्लम्प कोन ऐसा होता है, ठीक है। और ये किस पे रखा होता है, एक प्लेट पे रखा होता है। इसके यहाँ पर हैंडल लगा होता है, ठीक है ना। और इसकी ओवरऑल जो डेप्थ होती है बॉटम से लेकर टॉप तक वो 300 mm तक होती है, ये स्टैंडर्ड है। इसके जो बॉटम का डायमीटर होता है, बॉटम डायमीटर होता है 200 mm। इसका जो टॉप का डायमीटर होता है है 100 mm। ये है स्लम्प कोन, ठीक है ना। तो करते क्या है भाई, साइड पे जब हम कंक्रीट का काम चल रहा है हमारा, तो ये स्लम्प कोन और ये प्लेट उठा के ले आते हैं, और ये प्लेट लेके आए, इसके ऊपर ये प्लेट लेके आए, पोजीशन पे रखी, हमने कहीं भी रख ली इवन सरफेस पे, उसके ऊपर हमने ये कोन रख दिया। अब करेंगे क्या भाई, एक इसके साथ होती है टैंपिंग रॉड। क्या होती है, एक टैंपिंग रॉड होती है, एक टैंपिंग रॉड होती है जो लास्ट में ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो इस स्लम्प कोन को हम 4 लेयर्स में बढ़ते हैं, ठीक है, 4 लेयर्स में। तो पहले क्या करेंगे, कंक्रीट का जहां भी पेस्ट बना हुआ है, मिक्स बना हुआ है, उसे ले आएंगे और इसके अंदर पहली लेयर डालेंगे। तो पहली लेयर हमने डाल दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टैंपिंग रॉड से 25 टाइम्स स्ट्रोक करेंगे, ऐसे 25 टाइम्स स्टैंपिंग रॉड से ऐसे टैंप करेंगे, ठीक है। एक लेयर को 25 टाइम्स टैप किया, फिर हमने क्या किया, फिर इसके अंदर दूसरी लेयर डाली, फिर इस लेयर को भी 25 टाइम्स टैप करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर तीसरी लेयर डालेंगे, फिर इसको भी हम 25 टाइम्स टैप करेंगे, फिर इसे पूरा भर देंगे और इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कंक्रीट होगा उसे साफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा हो गया फिलअप, ठीक है। ये कॉम्पैक्शन के लिए करते हैं हम, टैंपिंग रॉड से टैंप। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों हैंडल्स को पकड़ेंगे और इन दोनों हैंडल्स को उठा देंगे ऊपर, ठीक है। और ये क्या है, नीचे से खुला रहता है, नीचे से खुला रहता है, तो कंक्रीट का एक कोन टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जब ये हट गया यहाँ पे, अब क्या रहेगा वहां पे, कंक्रीट। तो कंक्रीट कुछ ऐसा दिखाई देता है जब हम इसको उठा देते हैं। तो कंक्रीट अगर इसी शेप में होगा, इसी शेप, ये है अपनी कोन की शेप, अगर ये 300 mm ही होगा, अगर ये 300 mm ही होगा, क्या ये अब कंक्रीट रह गया, ठीक है ना। ये कोन तो हटा दिया, अब ये कंक्रीट रह गया। अगर कंक्रीट को कुछ नहीं हुआ, ये इसी शेप में आ गया, तो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, तो इसको बोलेंगे हम जीरो स्लम्प। इसका मतलब क्या, ये हार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत ही कम पानी है, ठीक है ना। और अगर समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स लगभग आपको ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये साइड में फैल जाएगा, साइड में फैल जाएगा, और इसकी डेप्थ जो यहां होनी थी वो अब इतनी कम हो जाएगी। तो अब हम स्लम्प क्या मानेंगे, अब जो स्लम्प वैल्यू होगी हमारी, इसके टॉप से लेकर ये होगी हमारी स्लम्प वैल्यू, स्लम्प वैल्यू, ठीक है। तो ये है हमारी स्लम्प वैल्यू, और इसको हम मान लो ये 50 mm आ गई, 50 mm नोट कर लेंगे।
तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्लंप वैल्यू बढ़ती जाएगी ये फैलता जाएगा, और ये फैलेगा कब, जब इसके अंदर पानी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं जितनी ज्यादा स्लंप वैल्यू होगी यहां से नीचे तक, जितनी ज्यादा स्लंप वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा कंक्रीट वर्केबल होगी। ठीक है ना, तो स्लंप वैल्यू से क्या पता चला हमें, जितनी ज्यादा स्लंप वैल्यू होगी उतनी कंक्रीट वर्केबल होगी। तो अभी तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसे और आगे इसकी टेबल देखेंगे। ठीक है, तो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया वर्केबिलिटी। मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गई होगी वर्केबिलिटी क्या होती है। ओके, अब स्लम्प टेस्ट हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद बात आती है हमारी नॉमिनल मिक्स की। नॉमिनल मिक्स क्या होता है, देखो साइट पे हम दो तरीके के मिक्सर तैयार करते हैं कंक्रीट के लिए। एक मिक्सर होता है नॉमिनल मिक्स और एक होता है डिजाइन मिक्स। ठीक है, जो पुराने टाइम में हम नॉमिनल मिक्स यूज करते थे। तो बात आती है यहाँ पे नॉमिनल मिक्स की। ठीक है, तो नॉमिनल मिक्स हम जनरली ये लेते हैं, देखो नॉमिनल मिक्स M15 के लिए हम ये लिखते हैं 1:2:4। M20 के लिए हम ये लिखते हैं 1:1.5:3। और M25 के लिए हम लिखते हैं 1:1:2। ये नॉमिनल मिक्सेस बोलते हैं ना। ठीक है ना, जब नॉमिनल मिक्स बोल रहे हैं तो ये कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड दे दिया। इसमें जो 1 पार्ट है ये है सीमेंट, इसमें जो 2 पार्ट है ये है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट जैसे रेता और क्रेशर। और ये जो 4 है, ये जो 4 है ये है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, बजरी। बजरी देखी है ना आपने सबने, तो कंक्रीट में यही तो डलता है। अब इस नॉमिनल मिक्स में ये नहीं बताया गया कहीं पे कि भाई कितना पानी डालना है, नहीं पता ना कितना पानी डालना है। तो जो स्ट्रक्चर्स हम कम इंपॉर्टेंस के होते हैं हम उनमें नॉमिनल मिक्स यूज करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद एक वर्ड आता है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स हो गया, अब वर्ड आता है डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्स जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, और जिनमें हमें एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए होती है, भाई इतनी ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन मिक्स करते हैं। डिजाइन मिक्स का देखो ज्यादा उलझो मत, इनमें तो स्टैंडर्ड हो गया, इसमें भाई थोड़ी स्ट्रेंथ कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें क्या है, इसमें सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट तो बता दिया, इसमें वाटर का भी बताते हैं कितना पानी हमें डालना है साइड पे, किसी एक मिक्स के लिए कितना पानी डालना है। ठीक है, और भाई साइट के अकॉर्डिंग, मान लो ये रेता अवेलेबल नहीं है, ये बजरी अलग तरीके की अवेलेबल है, लोकल मार्केट में अलग तरीके का है, तो उसमें पूरा एग्रीगेट की सीव एनालिसिस करते हैं, इस सीमेंट के टेस्ट करते हैं, ऐसे ही कोर्स एग्रीगेट के टेस्ट करते हैं। सीव एनालिसिस करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर टेस्ट निकालने के बाद टेस्ट रिजल्ट्स निकालते हैं। उस टेस्ट, उस पर्टिकुलर एग्रीगेट के लिए, उस पर्टिकुलर सीमेंट के लिए जिसके टेस्ट हो गए उसके लिए डिजाइन करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए, कि भाई स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए, मान लो M30 स्ट्रेंथ चाहिए। तो डिजाइन मिक्स में क्या करेंगे, पहले लैब में लेके जाएंगे सीमेंट को, कोर्स एग्रीगेट को, फाइन एग्रीगेट को, इनके सारे टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर सीमेंट के साथ पानी के टेस्ट करेंगे, कंक्रीट के साथ पानी के टेस्ट करेंगे, उनके क्यूब टेस्ट होंगे, कंप्रेसिव टेस्ट होंगे। ठीक है ना, तो उस टेस्ट, बहुत सारी टेस्टिंग करने के बाद एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे देंगे कि भाई इतना सीमेंट लेना, इतना कोर्स एग्रीगेट लेना, इतना फाइन एग्रीगेट लेना, इतना पानी लेना। एक चीज और आ जाती है इसमें, एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो एडमिक्सचर्स कितने लेने हैं, ठीक है ना। एडमिक्सचर्स क्या करते हैं, इस कंक्रीट पेस्ट की प्रॉपर्टीज को और इंप्रूव कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये वर्केबिलिटी क्या है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो वर्केबिलिटी हमें इंप्रूव करनी है लेकिन पानी बढ़ाना नहीं है, तो हम एडमिक्सचर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। ओके, तो अब हो गया हमारा नॉमिनल मिक्स और मिक्स डिजाइन, दोनों पॉइंट कवर हो गए हैं। इसमें जनरली पानी का पता नहीं रहता कितना डालना है, ठीक है, एक्सपीरियंस बेसिस पे करते हैं ये सारा कुछ। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस बेसिस भी यूज करते हैं और डिजाइन भी करते हैं कि इतना ही होना चाहिए। इसमें सारे टेस्ट हम फॉलो करते हैं। ये कम इंपॉर्टेंस वाले स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले स्ट्रक्चर्स में डिजाइन मिक्स करते हैं। अब बात आ जाती है हमारी अगला पॉइंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले तो कंप्रेसिव पढ़ रहे हैं हम, कंप्रेसिव का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए भाई। मान लो ये कोई मार्कर है, वैसे ही मान लिया। पहले हम समझ रहे हैं कंप्रेसिव क्या होता है। तो मान लो ये मार्कर है और ये मार्कर पे मैं इधर से लोड लगा रहा हूं, इससे अंगूठे से अंदर धक्का मार रहा हूं, अंगूठे से इधर धक्का मार रहा हूं मैं इसे, ठीक है, और इधर से भी धक्का मार रहा हूं इसे, दोनों साइड से अंगूठे से मैं इसे दबा रहा हूं, ठीक है। तो दबा रहा हूं तो इसका मतलब इधर से भी धक्का मार रहा हूं। तो इसको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इसे मैं कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो फोर्स लग रही है दोनों साइड से अंदर की तरफ, इसे बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। किसी चीज को दबाना मतलब कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेशन, ठीक है। अब इसी के साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं हम। अगर मैं इसे दबा ना रहा होता, अगर मैं इसे दबा ना रहा हो तो उल्टे से खींच रहा होता है, ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, ये खींच रहा हूं इसे, इधर से भी और इधर से भी खींच रहा हूं। अगर मैं फोर्स इधर की तरफ लगा रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, तो इससे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स और टेंशन, ठीक है। दबाने को कंप्रेसिव फोर्स और खींचने को टेंसाइल फोर्स। अब दो चीजें समझ में आ गई। अब देखो भैया, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, जो कंक्रीट होती है वो स्ट्रांग होती है कंप्रेशन में, ठीक है। जो कंक्रीट होती है वो स्ट्रांग होती है कंप्रेशन में। कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ले लो, मान लो ये कंक्रीट का है कॉलम, और इसके ऊपर कितना भी कंप्रेसिव लोड लगा दो, कितना भी नहीं, इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कंप्रेसिव लोड लगाओ, इसे दबाओ, तो ये जो कंक्रीट है ये बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी कंप्रेशन में, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इसकी कंप्रेशन में, ठीक है। कंप्रेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये समझ लो पॉइंट बस। और टेंशन में मान लो ये इसका कोई पॉइंट है और इस पे टेंशन फोर्स लगा दी हमने, इसे दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो इसकी जो टेंशन में स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसकी, वो लगभग है 8 to 10% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। समझ में आ गया, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम है, कितनी है, 8 से 10% है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, इसको खींचेंगे तो वीक है। तो इस वीकनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट में रीइंफोर्सिंग बार्स डालते हैं, कंक्रीट में हम सरिया डालते हैं, क्या डालते हैं, सरिया डालते हैं, सरिये को बोलते हैं रीइंफोर्सिंग बार। और सरिया डालने के बाद कंक्रीट इक्वली स्ट्रांग हो जाता है, किसके अंदर, कंप्रेसिव में और टेंशन में, दोनों में, ठीक है।
तो अब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे थे कंक्रीट के। तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट का टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। तो कंप्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं। कंप्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, मोल्ड लेते हैं, आयरन के मोल्ड मिल जाते हैं ये मार्केट में। ये 150 mm इधर होता है, 150 mm इधर होता है हाइट, और 150 mm ये होगी इसकी, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और हाइट 150 mm ले लेते हैं हम, ठीक है। ये क्यूब के बता दिया मैंने, इसकी फोटो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये मोल्ड ले लिया हमने। इस मोल्ड में हम क्या करते हैं, जो कंक्रीट का काम हमारा चल रहा है, ठीक है ना, उसमें से क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे, और सैंपल लेने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर भरेंगे हम। सैंपल लेने के बाद इसके अंदर कंक्रीट को डालेंगे। कंक्रीट डाला और इसे क्या करेंगे, कंप्रेस, इसे रॉड से टैंप करेंगे, ठीक है। तो इसे यहां तक भर देंगे पूरा। अब इसे भरने के बाद क्या करेंगे, हम इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। अब 24 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे, इस मोल्ड में क्या होता है, यहाँ पे नट बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है। इस मोल्ड के नट बोल्टों को खोल देंगे, तो अंदर से हमें क्या मिलेगा, अंदर से हमें कंक्रीट का क्यूब मिलेगा। कंक्रीट का क्यूब मिलेगा, और जिसकी डायमेंशन क्या होगी, 150 mm, 150 mm एंड 150 mm, ठीक है। ये क्यूब मिलेगा हमें। इस क्यूब को 24 आवर्स, ये कास्टिंग हमने की कितने टाइम पहले, 24 आवर्स पहले, यानी कि एक दिन पहले। अगले दिन हमने ये निकाल दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे वाटर टैंक में डाल देंगे। इसको उठा के वाटर टैंक में डाल दिया हमने, ठीक है। ये क्या है, वाटर। ये क्यूब यहां आ गया आपका, ठीक है। वाटर टैंक में डाल दिया। अब इस वाटर टैंक में हमने क्यों डाला है, इसे क्यूरिंग करने के लिए। तो क्यूरिंग करने के लिए डाला है हमने। क्यूरिंग क्या होता है भाई, एक और वर्ड आ गया, क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग होता है तराई। तराई करते हैं ना हम कंक्रीट की, घरों में देखा होगा आपने। तो यहाँ पे जो इस वाटर टैंक में कितने दिन के लिए डाल के रखना है, इसे डाल के रखना है 28 डेज के लिए, ठीक है। 28 डेज के लिए इस वाटर टैंक में हमें डाल के रखना है। क्यों डाल के रखना है, क्योंकि कंक्रीट की लगभग 80% स्ट्रेंथ 28 डेज में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 28 दिन बाद क्या करेंगे, इस क्यूब को इस वाटर टैंक से निकाल लेंगे। 28वें दिन क्या है, एक्चुअली हमें 28वें दिन टेस्ट करना होता है, तो हम इस क्यूब को 27वें दिन पानी से निकाल लेते हैं। 27वें दिन इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर 28वें दिन क्या करते हैं, हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है हमारी, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, इस क्यूब को उठा के हम यहां रख देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, और इस क्यूब के हम ऊपर हम लगाते हैं कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे हम इससे डील कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि भाई इसका वो कंप्रेसिव लोड जो लगाने के बाद इसके अंदर क्रैक आ जाए या टूट जाए, उस पॉइंट पर जो लोड होगा, उस पॉइंट पर जो लोड होगा डिवाइडेड बाई ये एरिया जिस पे लग रहा है। कौन से एरिया पे लग रहा है लोड, इस वाले एरिया पे लोड लग रहा है, ठीक है। तो लोड
एट पॉइंट वेयर द क्यूब ब्रेक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ समझ में आ गया, लोड पर यूनिट एरिया एट द पॉइंट वेयर द क्यूब क्रैक्स, जहां पे क्यूब जो है वो क्रैक हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो लोड है, कंप्रेसिव लोड पर यूनिट एरिया, वो क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। और स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस होती है लोड पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में अंतर क्या हुआ भाई, स्ट्रेंथ तो उस पॉइंट पे है जहां पे क्यूब टूट जाता है, और स्ट्रेस उस पॉइंट कहीं पे भी है, लोड पर यूनिट एरिया, लोड ये वाला जो कंप्रेशन लोड है, पर यूनिट एरिया अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेस मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ की वैल्यू एक ही रहेगी, ठीक है। तो अब क्या है, 28 डेज के बाद इसको क्यूब को यहाँ लिया, इसके ऊपर कंप्रेशन लोड लगाया, ठीक है। कब तक लगाया, जब तक ये टूट ना जाए, ठीक है। तो जब तक ये टूट ना जाए, तो लोड पर यूनिट एरिया हम निकाल लेते हैं स्ट्रेस अलग अलग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेस वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अगली क्लास में। थैंक यू।